और ये दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा। ग्लो एंड लवली स्कीम, ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी, तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफा चट साफ होकर के वो बाहर निकल जाता है। उदाहरण हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफा चट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे मुकदमे चल रहे थे और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। आप सब लोगों का स्वागत है। अभी जब यहाँ पर एआईसीसी में आप सब लोग भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय को पुलिस ने छावनी में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। मैं इस प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे 4 जगह के ऊपर गाड़ी से उतर करके पुलिस को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ा। तो क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय के अंदर वहां पे महासचिव को आने के लिए इलाके के एसएचओ को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ता और वो भी वेट कराते हैं, अपने ऊपर के आकाओं से पूछते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं और उसके बाद में आने देते हैं। मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में कभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी विपक्षी पार्टी के ऑफिस में इस प्रकार से आक्रमण हुआ होगा, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि पुलिस पूरी तरीके से एआईसीसी के ऑफिस के अंदर गेट को तोड़ते हुए आई और अंदर आकर के लाठीचार्ज करना शुरू किया। कई आपके मीडिया कर्मियों ने भी उस चीज को देखा। 30 घंटों से ज्यादा राहुल जी की पूछताछ करी जा रही है और ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं
उसमें से 5,310 केस, 5,422 में से 5,310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5,422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5,422 में से 5,310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सेलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सेलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां, क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है। लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं, और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, और 2 बातें मुख्यतः लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है और पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है, हमारी मांग है कि इसको, स्कीम को एकदम से वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाए और युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बात करी जाए, और उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो कि युवाओं से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है। उससे पहले इसको एकदम से वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पे हमला हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जिस तरीके से उनकी
पुलिस ने प्रताड़ना करी है। प्रिविलेजेस कमेटी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, स्पीकर को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, कि वो इसको प्रिविलेजेस कमेटी में दे, इसकी जांच करे, और राष्ट्रपति जी को हम लोग इसके बारे में भी साथ में ये बोलेंगे।